मॉर्निंग बच्चों। हम जैसा कि तुम्हें मालूम है लास्ट क्लास से हमने शुरू किया है भूगोल का चैप्टर 4 जलवायु। तो उसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी चैप्टर हमने शुरू किया था, बस इंट्रोडक्शन था। आज हम आगे पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन से कारक है जो भारत की जलवायु को, भारत की क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। पहला है अक्षांश। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती, यानी जब भारत का नक्शा देखते हैं तो बिल्कुल बीचों बीच जाती, कच्छ यानी राजस्थान से होकर के मिजोरम की तरफ जाती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है और आधा भाग जो है वो दक्षिण में स्थित है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय, इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित, यानी उत्तर में ठंडा मौसम है, दक्षिण में गर्म मौसम है, नमी वाला मौसम, तो दोनों ही जलवायु भारत में आती हैं। ये पहला कारक है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। दूसरा है ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जैसे हम सबको मालूम है कि उत्तर में हिमालयन रेंज है, हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है हिमालय पर्वत की। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, यानी जो ठंडी हवाएं मध्य एशिया से भारत की तरफ आती है तो हिमालय इतना ऊंचा है कि उनको भारत में आने से उनके प्रवेश को रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है, मध्य एशिया में ठंड कम पड़ती है। ये दूसरा कारण है। वायु दाब एवं पवन, देखो हमारे ठंड कम पड़ती, कुछ ही महीने पड़ती है, बाकी सारा साल नहीं पड़ती है, तो ये इस हिमालय की वजह से है। तीसरा है वायु दाब एवं पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधी मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं, जैसे वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, हवा जो होती है, ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती, यानी उत्तर से शुरू होती है और दक्षिण की ओर जाती है। कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में यानी ठंड में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। गर्मी में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। बेटा जो मैं पढ़ रही हूँ एक बार तुम लोग खुद भी पढ़ना, तो ये चैप्टर तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जेट धाराएं। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में यह जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे साल हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। सिर्फ गर्मियों में नहीं होती, बाकी पूरे साल होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तर अक्षांश में प्रवाहित होती है। अब हम देखेंगे भारतीय मॉनसून। मॉनसून हम सब समझते हैं, बारिश के मौसम को कहते हैं वर्षा। भारत के मॉनसून यानी कब आता है, कब इसकी वापसी होती है, किन महीनों में होता है, किन महीनों में वापस होता है, कौन कौन से क्षेत्र से जाता है, ये हम इसमें देखेंगे। भारतीय मॉनसून। भारत की जलवायु मॉनसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में यानी हिस्ट्री में, ऐतिहासिक काल में भारत में आने वाले नाविकों ने, यानी बाहर के देशों से जो नाविक हमारे देश में आए, उन नाविकों ने सबसे पहले मॉनसून परिघटना पर ध्यान दिया था। यानी जो बाहर से नाविक आए थे, बहुत पुरानी बात है, कई सदियां बीत गई हैं, जब वो नाविक हमारे देश में आए तो उन्होंने मानसून का परिघटना पर ध्यान दिया। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ।
चूंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे, यानी पानी के, उस समय तो हवाई जहाज नहीं थे जब वो नाविक हमारे देश में आए, हम 6-7 में पढ़ चुके हैं। तो जब वो आ रहे थे हमारे देश में तो वो पानी के जहाज से आ रहे थे। तो जो पानी के जहाज थे वो हवा के ऊपर निर्भर करते थे उनका चलना। तो उनके जहाज पवन की प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी ने, अरब से जो लोग नाविक आए थे, अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत में आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मॉनसून का नाम दिया था। यानी सबसे पहले अरब वासियों ने हमारे देश में जब वो आए तो इस हवा को, इस बारिश के मौसम को मॉनसून का नाम दिया। मॉनसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मॉनसून की प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ तथ्य महत्वपूर्ण है जो हमें समझने हैं। पहला, स्थल और जल। स्थल यानी जमीन, जल यानी पानी। स्थल और जल के गर्म और ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र होता है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों के दिनों में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। फिर ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जैट धाराओं का तथा भारतीय महाद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जैट धाराओं का प्रभाव होता है। इसके अलावा दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की, यानी सारा बताया कि मॉनसून कैसे बनता है, कैसे धाराएं बनती हैं, कहाँ निम्न दाब होता है, कहाँ लो प्रेशर होता है, कहाँ हाई प्रेशर होता है। कई बार उत्तर में हाई प्रेशर होता है तो दक्षिण में निम्न प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है। इस कारण मॉनसून का उद्घाटन होता है, मॉनसून बनता है। अब मॉनसून का आगमन एवं उसकी वापसी हम पढ़ेंगे। व्यापारिक पवनों के विपरीत मॉनसूनी पवनें नियमित नहीं हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती है। उष्ण कटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मॉनसून का समय जून के आरंभ से लेकर, यानी जून का महीना जब शुरू होता है उससे लेकर मध्य सितंबर तक, यानी जून के शुरू से लेकर सितंबर मिड तक, सितंबर के बीच तक 100 से 120 दिनों के बीच में होता है। ये मॉनसून का टाइम है, बारिशों का समय है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा से अचानक वृद्धि हो जाती है, यानी सामान्य बारिश से शुरू होता है मॉनसून और फिर बारिश में वृद्धि होती चली जाती है और लगातार कई दिनों तक ये जारी रहती है। इसे मॉनसून प्रस्फोट यानी फटना कहते हैं तथा इसे मॉनसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के फर्स्ट वीक में मॉनसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है, यानी मॉनसून जो है वो साउथ इंडिया से प्रवेश करता है, हमारे देश में दक्षिण से प्रवेश करता है। इसके बाद ये 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी नीचे से प्रवेश करता है मॉनसून और फिर 2 भागों में ये बट जाता है। अगर हम नक्शे को देखें, इसके बाद ये 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर इधर है और बंगाल की खाड़ी इधर है नक्शे में, तो यहाँ पर इधर चला जाता है मॉनसून और इधर, यानी दक्षिण से शुरू होकर अरब सागर की तरफ और बंगाल की खाड़ी की तरफ ये चला जाता है। लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचता है और फिर 10 दिन के बाद ये मुंबई पहुंचता है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है और जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है, यानी अरब सागर से मुंबई पहुंचता है और जो बंगाल की खाड़ी से तो ये असम की तरफ मॉनसून चला जाता है। जून के फर्स्ट वीक में असम तक पहुंच जाता है। ऊंचे पर्वतों के कारण मॉनसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। यानी बता रहे हैं कि दक्षिण से शुरू होता है और अरब सागर से कौन कौन से राज्यों में जाता है, और दक्षिण से शुरू होकर जब ये उधर पहुंचता है पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ, तो आसाम की तरफ किधर पहुंच जाता है, कौन कौन से राज्यों की तरफ जाता है।
अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में यानी 29 जून तक पहुंचती है, और दिल्ली में जो है वो मानसून की बारिश जो है वो लगभग 29 शुरू तो फर्स्ट वीक में हो जाता है, लेकिन फर्स्ट वीक हम देख रहे हैं कि ये नीचे से शुरू होता है दक्षिण से, और वे शुरू होते होते फिर ये अरब सागर की तरफ जाता है, शुरू होते होते बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है, अरब सागर से ये मुंबई की तरफ महाराष्ट्र की तरफ जाता है, और बंगाल की खाड़ी से ये होकर के आसाम की तरफ और यहाँ के राज्यों में जाता है, और दिल्ली में जब ये पहुंचता है तो ये 29 जून तक पहुंच पाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी फिर उसके बाद जुलाई शुरू हो गया तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यूपी में, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक यानी अब जुलाई मिड में, बीच में यह मानसून हिमाचल प्रदेश और देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है धीरे धीरे। मानसून की वापसी, अब ये तो मानसून का आगमन हुआ, कैसे आता, अब वापसी। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ होती है। शुरुआत तो हमने देखा जून से होती है, लेकिन वापसी जो है वो सितंबर के महीने में इसकी शुरू हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्राय द्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है, और अक्टूबर मिड आते आते तक मानसून बिल्कुल खत्म होने लगता है। प्राय द्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है, और दिसंबर अब आने वाला ना दिसंबर, तो दिसंबर के शुरू होते होते मानसून पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। हम तो सोचेंगे हमारे तो दिल्ली में हो नहीं रही बारिश, लेकिन और दूसरे इलाकों में बारिशें होती हैं दिसंबर तक, तो दिसंबर तक पूरी तरीके से मानसून खत्म हो जाता है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। उत्तर से यानी दक्षिण से शुरू और वापसी भी दक्षिण की तरफ से ही होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। जब इसकी वापसी होती है तो दक्षिण की तरफ से वापसी होती है, लेकिन बाकी शेष भाग दक्षिण हमारा देश का जो है वो ठंड से शीत ऋतु से प्रभावित होता है। अगली बार जब क्लास होगी तो बेटा हम ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना चैप्टर तुम्हें बता दिया गया, एक बार खुद भी चैप्टर पढ़ लेना तभी तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। कल से दिवाली की छुट्टी यानी 13, 14, 15, 16 4 दिन, इसमें 15 का संडे है, तो 13, 14, 15, 16 4 दिन दिवाली की छुट्टी है। कोई बच्चा प्रेजेंट नहीं भेजेगा, कोई बच्चा कोई मैसेज नहीं भेजेगा ग्रुप पर, बिल्कुल कुछ नहीं। 4 दिन रेस्ट करना है, त्यौहार मनाना है, खुश रहना है, घर में रहना है, सेफ रहना है। दूसरी बात, दिवाली है, कोशिश करें बम पटाखे ना फोड़ें, क्योंकि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, और अभी हमें मालूम है कितना स्मॉग हो रहा है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है ना, सबको नुकसान है। और कितने लोग इस वक्त बीमार भी हैं, कोविड से बीमार हैं, उन लोगों के लिए बहुत नुकसान है जितना एयर पॉल्यूशन होगा। तो हम बम पटाखे ना फोड़ें, सिर्फ दिवाली मनाएं, दिए जला करके, एक दूसरे को ग्रीट कर करके, और इस तरीके से, ठीक है। घर में रहना है, खुश रहना है। क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे, और आज मैं देखती हूँ कुछ तुम्हें मैप भी भेजूंगी, वो तुम्हें फिल करने हैं। सब काम करना अपनी कॉपी में, ज्योग्राफी की कॉपी में, ठीक है। अपना ध्यान रखना है, खुश रहना है।